तो नमस्कार दोस्तों, हम देखेंगे आपका इस श्रृंखला की 7वीं वीडियो। तो बंगाल विभाजन और आपका स्वदेशी आंदोलन देखते हैं। तो शुरू करते हैं। जो अंग्रेजी सरकार थी वो 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का घोषणा करती है और ये इसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में 7 अगस्त 1905 को एक ऐतिहासिक बैठक होती है। उसमें स्वदेशी आंदोलन को विधिवत कैसे लागू किया जाए सारे का घोषणा होती है हमारे क्रांतिकारियों द्वारा, और इस ऐतिहासिक बैठक में बहिष्कार प्रस्ताव पारित होता है। और इसी के बाद बंगाल में अलग अलग जगहों पे आपका बंग भंग, इसे कहते हैं बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन एकजुट होकर प्रारंभ हुए। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावित हुआ और पूरे बंगाल में इस दिन शोक दिवस मनाया गया और आपका रविंद्रनाथ टैगोर इनके सुझाव पे राखी दिवस मनाया गया था। ठीक, फिर बंगाल विभाजन में बंगाल पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में बट गया। ठीक, तो पूर्वी और जो पश्चिमी बंगाल बटा, तो ये पूर्वी और पश्चिमी का मुख्यालय ढाका बना और दूसरा जो भाग बना आपका उसमें पश्चिमी बंगाल आते थे, उड़ीसा और बिहार आता था। ठीक, जब ये बंगाल विभाजन हुआ तो उस समय वहाँ का लेफ्टिनेंट जनरल जो था वो एंड्रूज ली फ्रेजर था। ठीक है, तो ली फ्रेजर था। तो फिर उसके बाद और देखते हैं इसमें, ये बंगाल विभाजन जो हुआ करजन के कार्यकाल में हुआ। करजन का कार्यकाल 1899 से 1905 तक था और जो ये एंड्रू फ्रेजर था ये 1903 से 1908 तक बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर रहा था। ठीक है, आगे देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे। अब आलोचक कैसे थे, क्या कहते थे? ये कहते थे कि जो पूर्वी सभ्यता, मतलब हम लोग हमारे भारतीय और अंग्रेज पाश्चात्य सभ्यता के मध्य एक बेहतर समन्वय होना चाहिए और इनका मानना था कि पश्चिम ने पूर्व को समझने में गलती की है और यह दोनों के बीच असामंजस्य का मूल कारण है। परंतु इसका अर्थ नहीं है कि जो पूर्व में पश्चिम वाले किए हैं वो गलती भारत करे। ठीक है, तो बंगाल, अब फिर आगे देखते हैं। बंगाल विभाजन का विरोध में बहिष्कार का सुझाव कौन दिया था? तो ये बांग्ला पत्रिका थी संजीवनी, इसके संपादक थे कृष्ण कुमार मित्र जी। इन्होंने बंगाल विभाजन के लिए पत्रिका 13 जुलाई 1905 को इनका एक अंक प्रस्तुत हुआ था। तो उसमें सर्वप्रथम सुझाव दिया था और सारे ब्रिटिश माल का बहिष्कार करने के लिए और शोक मनाने के लिए और सरकारी अधिकारियों एवं सरकारी संस्थाओं से सभी संपर्क तोड़ने के लिए आह्वान किया था। ठीक, और उनके सुझाव का समर्थन किसने किया था? तो बागेरहाट 16 जुलाई 1905 को जनसभा द्वारा किया गया था। ठीक, अब देखिए स्वदेशी आंदोलन के जो नेतृत्व थे अलग अलग क्षेत्रों में, लोकमान्य तिलक सारे देश में वैसे था पूरा, लेकिन बम्बई और पुणे में, और अजीत सिंह यहाँ नहीं है। अजीत सिंह यहाँ पंजाब में अजीत सिंह और लाला लाजपत राय पंजाब में, दिल्ली में सैयद हैदर रजा और मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई। ठीक, आगे देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन के प्रति जनता का समर्थन व्यक्त करने के लिए, पाने के लिए अश्वनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की थी। ठीक है, और इस जो आंदोलन था इस आंदोलन की सबसे बड़ी यह भूमिका रही कि विशेषता रही कि महिलाओं ने इसमें सक्रिय भाग लिया था। लेकिन यह था कि किसान और बहुसंख्यक मुस्लिम जो समुदाय थे स्वदेशी आंदोलन एवं बहिष्कार आंदोलन से अलग रहे थे। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना था और जो
इनसे पत्रकार जुड़े थे। H.W. नेविन्सन, द न्यू स्पिरिट ऑफ इंडिया इनकी बुक थी। तो नेविन्सन 4 महीने तक भारत में रहकर मैनचेस्टर गार्जियन, ग्लासगो हेराल्ड और दैनिक क्रॉनिकल के लिए रिपोर्टिंग की थी। बाद में इस रिपोर्ट को उन्होंने इसमें जो द न्यू स्पिरिट ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में के रूप में संपादित किया था। और आगे है कि राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के कारण अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने इन द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना, अवनींद्रनाथ टैगोर इनके भाई हैं गणेंद्रनाथ टैगोर जी, 1907 में स्थापना किया था। दिल्ली में जो दिल्ली दरबार लगा था 1911 में, 12 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम और रानी मेरी आए थे। और जो बंगाल विभाजन था यहीं पर रद्द हुआ था और राजधानी को दिल्ली बनाया गया था। 1911 में राजधानी दिल्ली बनी थी, 12 में ट्रांसफ़र हुई थी, याद रखिएगा। और उड़ीसा बिहार से अलग कर दिया गया था। ठीक, असम को नया प्रांत बनाया गया था। जैसे 1874 की स्थिति थी वही स्थिति की गई थी और सिलहट को भी इसमें जोड़ दिया गया था। पूछता है कि बंगाल विभाजन के आंदोलन का नेतृत्व शुरू में कौन किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और पी मित्र जी। ये जो कलकत्ता के टाउन हॉल में बैठक हुई थी तो इसके नेतृत्व इन्होंने किया था। किस आंदोलन के दौरान, जो ऊपर क्वेश्चन बताया कि वंदे भारत मातरम भारतीय राष्ट्रीय का आंदोलन का शीर्षक गीत बना था, तो स्वदेशी आंदोलन। राष्ट्रीय शिक्षा पर जोर, ये बंगाल नेशनल कॉलेज 1906 में अरविंद घोष, शांति निकेतन की तर्ज पे 1906 में ही राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन हुआ था, स्थापना हुई थी। फिर बारिसाल में मुस्लिम किसानों के आंदोलन का नेतृत्व अश्वनी कुमार दत्त जी ने किया था। फिर आपका 1898 में राष्ट्रीय शिक्षा योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार की गई थी। अब देखते हैं, नेक्स्ट आ गया आपका कांग्रेस का बनारस, कलकत्ता और सूरत अधिवेशन। गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी और रासबिहारी घोष। ठीक, देखते हैं। तो 5 का देखते हैं कि जो 1905 में हुआ था बैठक, उसका क्या हुआ था कि गोपाल कृष्ण गोखले बनारस का जो अधिवेशन 1905 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किए थे। और 1905 में इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। और 1906 में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष पद को लेकर पार्टी में विभाजन की नौबत आ गई थी, लेकिन दादा भाई नौरोजी जो थे उनके अध्यक्ष बनने पर यह विभाजन जो टल गया था वो अगले साल 1907 में होता है। ठीक है। और राष्ट्रीय 1906 में कलकत्ता में प्रस्तावित क्या क्या प्रस्ताव हुआ था? स्वराज की मांग हुई थी, स्वदेशी बहिष्कार को अपनाया गया था, राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव पारित हुए थे दादा भाई नौरोजी जी के अध्यक्षता में। और गोखले जी ने कहा था कि यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है तो वह दादा भाई नौरोजी में है, गोखले जी ने कहा था। उसके बाद 1907 में रासबिहारी घोष ने अध्यक्षता की थी और यह इसमें गरम दल और नरम दल में विभाजन हो गया था और एकमात्र अधिवेशन है जो रद्द हो गया था। मतलब क्रम में 5 आता है, 6 आता है, फिर 7 नहीं आता है, फिर 8 आता है। 7 कांग्रेस के अधिवेशन के क्रम में ये अधिवेशन ही पूरा रद्द हो गया था। फिर 1908 में भी रासबिहारी घोष ही अध्यक्षता करते हैं। ठीक, स्वराज को राष्ट्रीय मांग को सर्वप्रथम रखा था किसने? दादा भाई नौरोजी ने रखा था। और दादा भाई नौरोजी को लोग क्या कहते हैं कि भारत के वयोवृद्ध नेता, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते थे। और 1892 में वे पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल से फिन्सबरी से ब्रिटिश संसद में सदस्य चुने गए थे। और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1886, 93 और 6 3 बार अध्यक्ष बने थे। दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। इन्होंने गुजराती में एक पत्रिका राष्ट्र गुफ्तार गुजराती भाषा में शुरुआत की थी 1851 में। और एक और इनके बारे में फैक्ट है कि CY जो चिंतामणि थे, दादा भाई नौरोजी के विषय में कहा था कि भारत के सार्वजनिक जीवन को अनेक बुद्धिमानों और निस्वार्थ नेताओं ने सुशोभित किया है, परंतु हमारे युग में कोई भी दादा भाई नौरोजी जैसा नहीं था। दूसरी ओर गोखले जी ने वही कहा है कि यदि मनुष्य में कोई देवत्व है तो दादा भाई नौरोजी में है। ठीक। और स्वराज का सर्वप्रथम प्रयोग
दयानंद सरस्वती जी ने किया था। आर्य समाज की स्थापना इन्होंने की थी 1875 में। दादा भाई नौरोजी हुई 3 बार अध्यक्ष से बता दिया। लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1865 में दादा भाई नौरोजी ने किया है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की भी स्थापना 1866 में इन्होंने किया था। और सूरत विभाजन का नेतृत्व तिलक जी किया था। अब देखते हैं मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की स्थापना आपका 1906 में होती है और इसका मुख्यालय जो उस समय ढाका में मीटिंग हुई थी, स्थापना मुख्यालय इसका लखनऊ में है। यहाँ लिखा था, दूसरा काट दिए, लखनऊ में है। फिर उसके बाद जो संस्थापक पूछता है कि वरीयता क्रम में सबसे पहले, तो कई बार क्वेश्चन पूछा है, तो नंबर 1 पे अगर सलीमुल्लाह खां ऑप्शन में है तो ये रहेंगे, ढाका के नवाब थे। फिर ये ऑप्शन नहीं रहते हैं तो आगा खां रहेंगे तब। फिर तीसरे नंबर पे मोहसिन उल मुल्क। प्रथम अध्यक्ष जब लखनऊ में इसका मुख्यालय बना तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो आगा खां बने थे। ठीक है। उसके बाद 1907 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन कराची में होता है। 1908 में अमृतसर में होता है। ये यहाँ नहीं होता है, अमृतसर में होता है, कराची नहीं होता। और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग 1908 में होती है। अहरार का आंदोलन हकीम अजमल खान ने किया था, याद रखिएगा। 1906 में मिंटो से मिलने के लिए मुस्लिम लीग का प्रतिनिधिमंडल जो गया था शिमला मिलने के लिए, तो यहीं पे इन लोगों ने पृथक निर्वाचन की मांग की थी और मुस्लिमों के हितों के लिए बात की थी। 1908 में मुस्लिम लीग की एक शाखा स्थापित हुई थी, वो लंदन में हुई थी, सैयद अमीर अली की अध्यक्षता में। यदि मुसलमान खुश हैं, संतुष्ट हैं, वो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, या W हंटर कहा था, द इंडियन मुसलमान नामक पुस्तक लिखा था, उसमें कहा था। ठीक, आगे देखते हैं। फिर आपका विभाजन के बीज पूछता है कौन? तो आपका यह 1909 में मार्ले मिंटो अधिनियम से होता है। फिर आपका महात्मा गांधी 1909 में इस मार्ले मिंटो एक्ट को कहते हैं कि हमारा सर्वनाश कर दिया, इन्होंने इसके बारे में कहा था। 1911 में दिल्ली के पहले भारतीय राजधानी कोलकाता थी, 1912 में ट्रांसफ़र होके दिल्ली आई थी। उसी समय वायसराय था हार्डिंग। ठीक, हार्डिंग था। हार्डिंग के बारे में, हार्डिंग बम कांड जानते होंगे आप लोग, दिल्ली षड्यंत्र केस के रूप में प्रसिद्ध है। इसमें 13 व्यक्ति जो थे उनको अभियुक्त बनाए थे सब। इसमें जो प्रमुख थे मास्टर अमीर चंद थे, दीनानाथ थे, बालमुकुंद जी थे, बलराज थे, बसंत कुमार थे, अवध बिहारी थे। और इसमें 4 लोगों को फांसी हुई थी, 2 लोगों को 7 वर्ष की कारावास हुई थी। दीनानाथ जो थे वही सरकारी गवाह बन गए थे और क्या कहते हैं कि रास बिहारी बोस जी जापान भाग गए थे मुकदमे से बचने के लिए। ठीक, और इसका आप दिल्ली में राजकीय प्रवेश, जैसे चांदनी चौक में घुसते हैं तो हार्डिंग पे बम फेंक देते हैं लोग, वही 4 लोगों को फांसी होती है, रास बिहारी बोस जापान भाग जाते हैं। उड़ीसा को बिहार से कब अलग किया गया? 1936 में। ठीक है, 1 अप्रैल 1936 को, 1912 में विभाजन लागू होता है और 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा से बिहार अलग कर देते हैं। लीग और कांग्रेस के मतैक्य का काल मतलब पूछता है कब साथ साथ काम करते हैं लोग? तो 1916 में पैचअप होता है, 1922 तक रहते हैं। असहयोग आंदोलन के बाद ये समझौता भंग हो जाता है 1922 में, 4 फरवरी 1922। फिर मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौते की मुख्य भूमिका कौन कौन निभाते हैं? एनी बेसेंट, बीजी तिलक और जिन्ना। और नरम दल के पैचअप का कौन बनाते हैं? तो बीजी तिलक जी। ये जेल से छूट के आते हैं तो उसके बाद सारा कुछ होता है। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को एक्सेप्ट कब किया था? तो 1916 में किया था, ऊपर देख लिए। महात्मा गांधी की मुलाकात होती है राजकुमार शुक्ल से 1916 में लखनऊ अधिवेशन में। अंबिका चरण मजुमदार अध्यक्षता कर रहे थे इसकी। और चंपारण की समस्याओं से अवगत कराते हैं। 3 कठिया प्रणाली वहाँ लागू रहती है। ठीक है, तो वही आपका आगे देखते हैं होम रूल लीग। तो गांधी जी जाते हैं, उनका पहला सत्याग्रह सफल होता है वहाँ पे 1917 में। अप्रैल 1919 में होम रूल लीग की स्थापना करते हैं कौन? तो अपने तिलक जी करते हैं। और सितंबर 1916 में 16 में एनी बेसेंट जी करती हैं।
और ये लोग अपने अपने होम रूल लीग की स्थापना करते हैं। बेसेंट कॉमनवेल्थ की एक पत्रिका निकालती हैं और न्यू इंडिया, और तिलक की पत्रिका का नाम था मराठा और केसरी। इन्होंने इसी के माध्यम से अपनी अपनी लीग का प्रचार भी किया था। तिलक जी का 1916 में अप्रैल में स्थापित होता है, और फिर उसके बाद इनका कर्नाटक में, मध्य प्रांत, बरार, महाराष्ट्र, बम्बई को छोड़कर, और जो सितंबर 1916 में एनी बेसेंट जी का होम रूल लीग था, गृह शासन कहते हैं इसे, मुंबई और शेष भारत पूरा था। बेसेंट की लीग के सचिव कहे जाते, अरे पहले सचिव थे जॉर्ज अरुंडेल, और तिलक जी के जो लीग थी इसके अध्यक्ष थे जोसेफ बैप्टिस्टा, और सचिव थे NC केलकर। ठीक है। और क्वेश्चन पूछा था कि इन्होंने अपने लीग का विलय कर दिया था, तो विलय नहीं किया था इन्होंने, साथ साथ काम किया था, अपने अपने क्षेत्रों को बांट दिया था। दोनों के होम रूल लीग में स्वराज्य ब्रिटिश शासन के अंदर उत्तरदायी डोमिनियन स्टेट जैसे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को, दोनों लोगों ने कहा था कि इन लोगों के स्वराज का अर्थ था कि जैसे कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्थानीय और प्रांतीय एवं केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायी शासन एवं प्रशासन की अधिकाधिक व्यवस्था की जाए। जैसे जहाँ जहाँ अंग्रेज शासक कर रहे थे डोमिनिकन दर्जा देकर ब्रिटिश उपनिवेश था, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ऐसे। और फिर भारत में होम रूल लीग सर्वप्रथम एनी बेसेंट, इनकी कॉमनवेल्थ पत्रिका थी, इसी में आरंभ की थी। स्थापना पूछेगा तो तिलक जी की थे सबसे पहले अप्रैल में। क्वेश्चन पूछा था जी सुब्रमण्यम अय्यर जो थे वो किससे संबंधित थे, तो एनी बेसेंट जी से संबंधित थे। होम रूल लीग के समर्थक अपनी शक्ति, राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कांग्रेस के 1916 वाले अधिवेशन में करते हैं। ये जो लीग थी स्वतंत्रता संग्राम में एक नए चरण का आरंभ अब इसने शुरू किया था। इसने देश में स्वशासन की जो व्यवस्था थी, स्वशासन लाने की, उसकी योजना को ठोस योजना में बदला था। बेसेंट की लीग का जो संगठन था बहुत ढीला था, और यह अत्यधिक, मतलब ये क्या होता था कि 3 लोगों के लिए 3 व्यक्ति कहीं मिलकर शाखा खोल सकते थे, और इसकी पूरे भारत में 200 शाखाएँ, यहाँ लिखा है 200 शाखाएँ थी। और तिलक जी की लीग बहुत स्ट्रांग और संगठित थी, और मतलब इनकी 6 शाखाएँ थी, और इसका जो इतना सशक्त था कि ये सीमित क्षेत्रों में काम करते थे। और इनका 200 शाखाएँ में इसलिए था कि जो इनका थियोसॉफिकल सोसाइटी के जितने ब्रांच थे सारे ब्रांच पे इन्होंने होम रूल लीग लागू कर दिया था, इसीलिए। फिर फेबियन आंदोलन पूछता है, इसके प्रस्तावक एनी बेसेंट हैं। एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य रह चुकी हैं 1889 से, और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में हुई थी। अल्काट और ब्लावेस्टिक ने किया था। फिर उसके बाद 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन बना था, तो महात्मा गांधी जी बने थे। इसका नाम बदल कर उन्होंने 1920 में स्वराज सभा कर दिया था। आगे देखते हैं, थोड़ा सा गांधी जी के बारे में जानते हैं। इनकी जीवनी तो आप लोग जानते होंगे। इनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी, जन्म 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में, और ये इनकी बहुत छोटी उम्र में शादी हो गई थी कस्तूरबा गांधी जी से। और इन्होंने द इनर टेम्पल लंदन से बैरिस्टर की पढ़ाई की थी। करमचंद गांधी इनके पिताजी थे, इनको काबा कहते थे। पोरबंदर और बंकानेर राजकोट के दीवान थे ये। और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका 1894 में गए थे। ठीक, अब देखते हैं यहाँ से। गांधी जी के पिता का नाम ये था, इनको काबा गांधी कहते थे। काबा 1894 में साउथ अफ्रीका में नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक, और यहीं पे जब ये दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन के दौरान कई बार जेल चले गए, तो अपने सहयोगियों की सहायता से टॉल स्टाई फर्म की स्थापना की थी। और 1904 में इन्होंने फिनिक्स आश्रम का डरबन में स्थापना की थी, और महात्मा गांधी द्वारा स्थापित यह पहला आश्रम था। ठीक, और इसी आश्रम को, ये आश्रम अभी भी खुला है, मतलब 27 फरवरी 2000 को दोबारा खोला गया है जनता के लिए, मतलब पर्यटन की दृष्टि से। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला था। यह अखबार गुजराती, हिंदी, तमिल, अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। ठीक, और
जो क्या कहते हैं कि गांधी जी का विचार था आदर्शवाद की बजाय व्यवहारिक आदर्शवाद था। तो यहाँ हम लोग देख लिए गांधी जी के विचारों में आदर्शवाद की बजाय व्यवहारिक आदर्शवाद पर जोर दिया था। मार्क्सवाद की तरह ही मार्क्सवाद की तरह गांधी जी भी राज्य को हटाने की इच्छा रखते थे कि राज्य न रहे, और उन्होंने स्वयं को दार्शनिक और अराजकतावादी कहा था। गांधी जी ने स्वयं को दार्शनिक और अराजकतावादी कहे जाने से गुरेज नहीं किया था। ठीक, उसके बाद सत्य और अहिंसा गांधी जी का राम राज्य के युगल सिद्धांत मानते थे, और उन्होंने सत्य और अहिंसा को अपने सपनों के नवीन समाज का आधार बताया। ये टर्मिनोलॉजी मेंस के लिए और क्या कहते हैं कि एसए के लिए बहुत काम आती है, जो थोड़ा सा लैंग्वेज होता है। और गांधी जी एक सच्चे समाजवादी थे। वे व्यक्ति के हित के साथ साथ समाज का हित में ध्यान रखते थे और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को क्रियात्मक रूप देना चाहते थे। ठीक, और गांधी जी से आगे देखते हैं। ये महात्मा गांधी सत्याग्रह रणनीति अंतिम स्थान इनका हड़ताल था। जितने सत्याग्रह होते थे उस सत्याग्रह में जो ये अनशन करते थे, भूख हड़ताल करते, अनशन करते थे और क्या कहते हैं कि बहिष्कार था, लेकिन सब में इनका हड़ताल सबसे आखिरी स्थान पे आता था। महात्मा गांधी सर्वाधिक प्रभावकारी अस्त्र इनका उपवास था और गांधी जी इसे सबसे प्रभावकारी अस्त्र मानते थे और इन्होंने इसको अग्निबाण कहा था। ठीक, गांधी जी ने परिवार नियोजन का सर्वोत्तम उपाय आत्मनियंत्रण बताया था। स्वयं के इनके बच्चे 5 थे, लेकिन आत्मनियंत्रण बताया था, सेल्फ कंट्रोल। फिर उसके बाद 1893 से 15 तक ये 21 साल तक रहे थे वहाँ, क्या कहते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में। और महात्मा गांधी 1901 में पहली बार आए थे यहाँ पे कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार शामिल हुए थे, और इस अधिवेशन का जो था अध्यक्षता जो की थी वो दिनसा वाचा ने की थी, और दक्षिण अफ्रीका पर प्रस्ताव इसी अधिवेशन में पारित हुआ था। इनको पैसे वैसे देने के लिए भी काम होता था। टाटा जी के पिताजी भी इनको पैसे देने के लिए वहाँ पे फंडिंग करते थे। 1915 में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना अहमदाबाद में करते हैं और यह जो कोचरब क्षेत्र उसमें करते हैं, लेकिन 1917 में ये इसको ट्रांसफ़र करके साबरमती के किनारे कर देते हैं। सत्याग्रह एक नैतिक शक्ति है। और क्या होता है कि हाँ, तो गांधी जी निष्क्रिय प्रतिरोध के एक राजनीतिक अस्त्र मानते थे। अब देखिए क्या है कि गांधी जी राज्य विहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। गांधी जी अफ्रीका में निष्क्रिय प्रतिरोध नाम दिया था, परंतु गांधी जी निष्क्रिय प्रतिरोध के स्थान पर सत्याग्रह शब्द चुना था और भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए इसका सर्वाधिक प्रयोग किया था। हालांकि गांधी जी सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में अंतर किया था। निष्क्रिय प्रतिरोध को एक राजनीतिक अस्त्र मानते थे, जबकि सत्याग्रह को ये एक नैतिक शक्ति मानते थे। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना अथवा सत्य और अहिंसा से उत्पन्न होने वाला बल, गांधी जी कहते थे। और गांधी जी इसी सत्याग्रह का उपयोग करके पहली बार स्वतंत्रता संघर्ष में 1917 में चंपारण बिहार में सत्याग्रह प्रारंभ किया था। उनको कामयाबी भी मिली थी। महात्मा गांधी का ये आप देख लिए सत्याग्रह चंपारण पहली बार। महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों को नष्ट करने का आह्वान किया था और इन्होंने उस विदेशी वस्त्रों को नष्ट करने को राष्ट्र के आत्मसम्मान से जोड़ते हुए कहा था कि ना, विदेशी वस्त्रों की बर्बादी, लिखा है यहाँ, विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, ये गांधी जी ने कहा था। ठीक, और साउथ अफ्रीका में जॉन रस्किन थे। जब साउथ अफ्रीका में गांधी जी थे तो जॉन रस्किन की पुस्तक पढ़े थे अनटू द लास्ट, और इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी। उसमें लिखा है कि इस पुस्तक ने इनकी जीवनी चेंज कर दी। गांधी जी के अनुसार इस पुस्तक का संदेश था कि व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। ठीक, और इसी आधार पर सर्वोदय का प्रतिपादन गांधी जी ने किया था। सर्वोदय का जो अवधारणा का प्रतिपादन गांधी जी ने किया था। गांधी जी धर्मनिरपेक्ष लेखकों के जो लेखक थे उनमें गांधी जी का जो विचार किन किन पे हुआ था, तो थोरो थे। थोरो से इनको मिला था सविनय अवज्ञा आंदोलन।
थोरो से इनको जो सीख मिली थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन और कर बंदी प्रेरणा, ये थोरो से। फिर आपके रस्किन जो थे, रस्किन से गांधी जी शारीरिक परिश्रम का आदर करना सीखा था, शारीरिक परिश्रम का आदर करना सीखा था। और टॉलस्टॉय जो थे, टॉलस्टॉय से इन्होंने ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है, ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है से गांधी जी प्रभावित होकर अहिंसक असहयोग का आधार बनाया था। ठीक, ये लिखा है इसमें, आप देख सकते हैं। ठीक, यहाँ चंपारण में क्या हुआ था कि इनके कौन कौन सहयोगी गए थे? JB कृपलानी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, महादेव देसाई थे, CF एंड्रूज थे, ये स्टीफन कॉलेज के टीचर थे, अनुग्रह नारायण थे और राज किशोर प्रसाद थे और HS पोलाक थे। ये थे आपके दीन बंधु मित्र, गांधी जी इनको नाम दिए थे। चंपारण का विरोधी पूछता है कौन है? NG रंगा। और चंपारण आंदोलन की सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। और गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कौन कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी 1944 में रेडियो पे कहा था। फिर नोआखाली काल में गांधी जी के जो सचिव रहे थे प्यारेलाल जी थे, और जमनालाल बजाज जी जो थे इनको राय बहादुर की उपाधि वापस कर दिए थे, और कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के खजांची भी थे। गांधी जी के जो गांधी सेवा संघ था उसके संस्थापक थे। इतनी चीज़ें इंसान रखेगा। चार्ल्स एंड्रूज जो हम लोग देखे हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। चार्ल्स एंड्रूज जो थे वो इनको दीन बंधु एंड्रूज कहते थे गांधी जी। सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में प्राध्यापक थे, मतलब टीचर थे, और भारतीयों से इनका गहरा लगाव था। वे हर तरह से भारतीय बनना चाहते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, ये सब इनके घनिष्ठ मित्र थे। ये दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स फॉर्म था गांधी जी के साथ उसमें थे। और गांधी जी ने ही गरीबों के प्रति निरंतर चिंता देखते हुए इन्हें दीनबंधु की उपाधि दी थी। एंड्रूज 1925 से 27 तक ऑल इंडिया कांग्रेस की, इसमें लिखा है 1925 से लेके 1927 तक यह ऑल इंडिया कांग्रेस के ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। और गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के सहयोगी थे, गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के सहयोगी थे। फिर उसके बाद यह जो महात्मा गांधी जी ने इस्तीफा दिया था कांग्रेस से 1934 में। महात्मा गांधी ने 1903 में जोहान्सबर्ग में लॉ फर्म की स्थापना की थी, और यहाँ ये 10 साल तक रहे थे। और फिर गांधी जी ने अपनी जो लॉ फर्म में ट्रस्टीशिप का सिद्धांत यहीं से लागू किया था। ठीक है, गांधी जी का विचार था कि प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था वहाँ की जलवायु, भूमि तथा वहाँ के निवासियों का स्वभाव को ध्यान में रखते हुए निश्चित की जानी चाहिए। ठीक है, इनकी अर्थनीति सभी तरह से शोषण का विरोधी चाहती थी। ठीक, फिर ये हम ऊपर देख चुके थे कि इनके पिताजी पोरबंदर, राजकोट, बंकानेर के दीवान थे। महात्मा गांधी समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी, समाजवादियों में एक मार्क्सवादी हैं। फिर गांधी जी को कहते हैं कि राजनीतिज्ञों में एक संत, संतों में राजनीतिक, गांधी जी को कहा जाता है। फिर गांधी जी पूछता है कि महात्मा गांधी को किस रेलवे स्टेशन पे फेंक दिया गया था? तो पीटर्सबर्ग। सत्याग्रह, साबरमती आश्रम, ये सब अहमदाबाद में। और महात्मा गांधी की अनुसार राजनीति जल कल्याण के लिए। ठीक है, उसके बाद विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। महात्मा गांधी प्रत्यक्षतः भाग नहीं लिया था किस आंदोलन में? बायोकॉम आंदोलन में। बताते हैं इसके। हुआ यह था कि बायोकॉम के मंदिर में प्रवेश के लिए सत्याग्रह के प्रत्यक्ष रूप से गांधी जी भाग नहीं लेते। गांधी जी भाग किस किस आंदोलन में लिए थे? खेड़ा में लिए थे, राजकोट में लिए थे और असहयोग आंदोलन में लिए थे। राजकोट सत्याग्रह जो हुआ था 1939 में हुआ था, और महात्मा गांधी 4 दिनों के अनशन पे बैठे थे। वायसराय की मध्यस्थता के बाद राजकोट के जो शासक था उसे समझौता पे राजी हुआ था। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा है? गांधी जी वाला चैप्टर समाप्त हो गया है। थोड़ा गांधी जी के बारे में जानते हैं कि गांधी जी ने 1917 में चंपारण
1918 में इन्होंने अहमदाबाद और खेड़ा दोनों जगहों में हिस्सा लिया था और इनका सफल आंदोलन था। चंपारण खेड़ा में किसानों का आंदोलन था और अहमदाबाद जो मिल मजदूर औद्योगिक मिल मजदूर था इसका था। बिहार में जो चंपारण सत्याग्रह था गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था। 19वीं शताब्दी में जो गोरे थे बागान वाले अंग्रेज थे उन चंपारण के किसानों से मतलब साइन का अनुबंध कर लेते थे। हाँ फिर वो 3 बटा मतलब 1 बीघे में 3 बिस्सा 3 कठिया प्रणाली कहते थे इसे नील करना अनिवार्य कर देते थे और जिसे 3 कठिया पद्धति कहा जाता था। हम ये इसका बुरा फ़ायदा उठाया सब। जब क्या हुआ कि यूरोप में नील तो बनने लगी तो यहाँ नील नहीं उत्पादन होती तभी ज़बरदस्ती वो सब कर वसूलते थे। ठीक, ये सब हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं ये आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसके बारे में थोड़ी सी भूमिका जानते हैं कि भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही थी उसको कुचलने के लिए जो सरकार थी 1917 में न्यायाधीश जो था सिडनी रॉलेट उसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया और जैसे आतंकवादी जो गतिविधियां थी उनको कुचलने के लिए प्रभावी योजना का निर्माण करना था। तो इसका सुझाव इसने जो दिया था तो इस सुझावों पर मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट नाम से विधेयक पारित हुआ था। और रॉलेट अधिनियम जो था अंग्रेजी सरकार जिसको जब चाहे तब गिरफ्तार कर सकती थी और मुकदमा चलाकर जेल में बंद कर सकती थी। इसलिए इस कानून को बिना वकील बिना अपील बिना दलील का कानून कहते थे। फिर चेम्सफोर्ड का जो कार्यकाल था वो आपका 16 से 21 तक था। उसके बाद पूछता है कि महात्मा गांधी रॉलेट एक्ट के लिए जहाँ 3 राजनीतिक मंचों का प्रयोग किया था 3 राजनीतिक मंचों का प्रयोग किया था होम रूल लीग, खिलाफत आंदोलन और आपका सत्याग्रह सभा। ठीक है, और आपके जो टैगोर जी थे इन्होंने इसी के बाद ये नाइटहुड की जो उपाधि जो इन्होंने त्यागी थी टैगोर जी। तो क्या हुआ था कि पंजाब के 2 क्रांतिकारी थे उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था और 13 अप्रैल 1919 के दिन अमृतसर में जलियांवाला बाग में सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी। वहाँ पे जो हैरी डायर था वो निहत्थी भीड़ पे गोली चलवाकर 1000 लोगों को हंटर कमीशन के अनुसार 379 थे और ऐसे 1000 लगभग 1,00,000 लोगों की हत्या हो गई थी। तो 13 अप्रैल 1919 के जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो ब्रिटिश सरकार दी थी नाइटहुड की उपाधि उनको वापस कर दिया था और शंकर नायर जी जो थे वायसराय की कार्यकारिणी सभा से मेंबर थे उसके इस्तीफा दे दिए थे। और यही लिखा है हंटर कमीशन आपका ये में शामिल था। जो हंटर कमीशन का गठन हुआ इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ इसकी जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन का गठन किया। इसी कमीशन में आपके C.H. सीतलवाड़, पंडित जगत नारायण और सुल्तान अहमद खान ये भारतीय सदस्य शामिल हुए थे। 3 भारतीय थे। फिर इस कमीशन ने 1920 में रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें इस दुर्घटना के लिए सरकार को दोषी नहीं बताया था। कहा कि उपद्रव क्रांति का रूप ग्रहण कर लेते अतः मार्शल लॉ अनिवार्य था। भीड़ की अधिकता को देखते हुए गोली चलाना पूर्णतः न्यायोचित था। साथ ही हंटर कमीशन के जो डायर था उसके कार्यों को केवल निर्णय लेने की भूल बताया था और जनरल डायर को उसके अपराध के लिए उसको नौकरी से हटाना पड़ा। और फिर ब्रिटानी अखबारों ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक और ब्रिटानी लॉर्ड सभा ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा था। ये सब बातें सरकार के उनकी जो सेवाएं थी उसके लिए मान की तलवार की उपाधि उसे मिली थी। ठीक, आगे देखते हैं। और इसी डायर को मतलब इसके नाम का था 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी उधम सिंह जलियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए माइकल ओ डायर को जाकर ठोक देते हैं लंदन में। फिर कांग्रेस की जांच समिति थी उसका लिखने का कार्य महात्मा गांधी जी को दिया गया था। मॉन्टेग्नू ने कहा था कि यह निवारक हत्या थी। ठीक, और जो C.F. एंड्रूज जी थे वो उन्होंने कहा था जानबूझकर की गई क्रूर हत्या थी। दीनबंधु जी ने कहा था। फिर जो रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी उसी सिडनी कहते हैं कि सिफारिश पर आधारित था। साइमन भारत पहुंचा था मतलब ये 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था और 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन
भारत पहुंचता है। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम क्या था, पूछता है क्वेश्चन। तो सत्याग्रह था। ठीक, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा था कि रॉलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने का सुझाव किसने दिया था? लगान न देने का सुझाव तो स्वामी श्रद्धानंद जी ने था। फिर द अनआर्टिकल रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 2019 ये पारित हुआ था। और पूछता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन जो हुआ था दिसंबर 1919 में, इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। ठीक, अब देखते हैं खिलाफत आंदोलन। अब अगली वीडियो में खिलाफत आंदोलन से देखा जाएगा आगे, यही से हम लोग देखेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसके लिए हेल्पफुल ये कंक्लूजन वाला हैंड राइटिंग वाला मेरा हैंड नोट है, जिसके लिए उपयोगी हो, तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।